वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ हम लेकर आए हैं। उस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो हमारी 2 यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया है। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके अंदर हमने यूनिट 1 थी। ठीक है, यूनिट 1 में हमारे पास क्या था, यूनिफाइंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब यूनिफाइंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है यूनिट 1 का ही, और सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा माइक्रोवेव का। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखो पूरी सीरीज़ के अंदर जब हमारी यूनिट है वो मैं कवर करवा चुकी हूँ पूरी तरीके से। उसके अंदर हमने यूनिफाइंग प्रिंसिपल के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं एंड माइक्रोवेव हमने कंप्लीट करा है। अगर हम हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइक्रोवेव ज़्यादा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू यूनिफाइंग भी इजी है, लेकिन कुछ डेरिवेशंस और इस तरीके के टॉपिक्स है तो उसके कंपैरिजन में हम ये बोलेंगे कि हमारा माइक्रोवेव जो है वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो अगर हम एक यूनिट, जैसे मैंने कहा कि मुझे एक इस यूनिट में जाना है तो इस यूनिट में हम माइक्रोवेव कंप्लीट कर सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन जो है वो हमारे माइक्रोवेव से जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, बात करें हमारी यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो देखो पहला जो होती है वो हमारी IR है, दूसरी हमारी रमन है। अब मैम इसके अंदर क्या करें तो देखो इसके अंदर हम रमन को पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और जो IR है उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। वैसे तो चांसेस कम है कि दोनों के क्वेश्चन मिक्स हो, लेकिन अगर फिर भी चांसेस आ रहे हैं कि क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली है कि IR को भी हल्का बहुत पढ़ लो। किसी भी यूनिट को मैं पूरा छोड़ने के लिए उसका पार्ट नहीं बोलती, मैं सिर्फ तब बोलती हूँ कि एक पार्ट कंप्लीट करो। ठीक है, ताकि क्या होगा कि एक में तो हमारा पूरा है और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको इतना प्रिपेयर करो ताकि वो हमारा प्रीवियस ईयर से हम इतना प्रिपेयर कर सके कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, हम कुछ छोड़ के ना आ सके। ठीक है, अब बोलोगे कि मैम आपने इतना करवाया है तो देखो एज अ कंटेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, कुछ टॉपिक्स के नोट्स तुम्हें कंप्लीट मिलेंगे तो मैं एज इट इज़ लिख कर आ सकते हो। कुछ टॉपिक्स केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए गए थे तो उनके अगर हमें जैसे नोट्स चाहिए हैं तो नोट्स अवेलेबल है हमारी मेहता की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, मेहता की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, वहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर मिलेगा हमें, और स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर हम नोट्स के सेक्शन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, नोट्स के सेक्शन के अंदर जैसे ही जाओगे वहाँ पे अपनी क्लास डालो, अपना सब्जेक्ट डालो, जिसके भी तुम्हें नोट्स चाहिए, जिस पेपर के तुम्हें नोट्स चाहिए वो नोट्स जो है वो हमारे अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ यहाँ से सकते हैं, समझ यहाँ से सकते हैं। नोट्स के लिए कंटेंट लिखना है उसके लिए हम हमारी वेबसाइट को गो ओवर थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जाके चेकआउट करो, अच्छे लगेंगे नोट्स। ठीक है, कंटेंट पूरा उतने हिसाब से करवाया गया है जितना हमें हमारे सेमेस्टर हो या एनुअल एग्जाम हो उसके अकॉर्डिंग जितना हमें कंटेंट चाहिए वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो 2 यूनिट जो है वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, वीडियोज़ है हमारे पास, पूरा है, पढ़ो उनको, समझो उनको। ठीक है, क्योंकि देखो कंपटीशन एंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम डिफर करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, यूनिवर्सिटी में हमें कंटेंट लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको निकाल लेंगे बिना कंटेंट लिखे हुए। तो उस कंटेंट के लिए एक बार जाके चेकआउट करो, चीज़ों को समझो। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये बोला आगे ताकि हम आगे के यूनिट्स को जब गो थ्रू करें तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या और कैसे कंटेंट पढ़ना है। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनिट 3 जो आज हम हमारी क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, यूनिट 3 जो है उसके पास अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रा है एक। ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, इसमें 3 पार्ट कवर करना है हमें। ठीक है,
दूसरा पार्ट हमारा मॉलिक्यूलर है और तीसरा पार्ट हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 पार्ट है। अब 3 पार्ट में से हमें पहले ही हम आइडिया बना लें हमारे दिमाग में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, पढ़ने के लिए तीनों पार्ट इजी है, कोई भी टफ नहीं है। ठीक है, बात करें एटॉमिक स्पेक्ट्रा और फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये 2 टॉपिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मॉलिक्यूलर को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा अभी कि क्वेश्चंस हमें पूरे नहीं छोड़ने, पूरा पार्ट नहीं छोड़ना है। कई बार जैसे शॉर्ट नोट में आ गया तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए 2 पार्ट पूरे करने हैं। मॉलिक्यूलर के अंदर जो है हमारे पास कुछ टॉपिक्स है जो वो हर साल पूछता है, जैसे कि CFT है हमारा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो गया, फ्रैंक-कोडोन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, जैबलोंस्की हो गया। नाम जैबलोंस्की नहीं पूछेगा, सिलेबस चेकआउट करोगे तो वहाँ पे रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव डिके के नाम से दिया हुआ है, तो वो रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव डिके जो है वो हमारा जैबलोंस्की के अंदर ही कवर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर तो एक टॉपिक और है हमारा वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक्स जो है ना ये हर साल लगभग पूछता है और पढ़ने में भी बहुत इजी है। अब देखो, वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, बचपन में क्या होता है हम यही पढ़ते हैं ना, सिग्मा हो गया हमारा, पाई हो गया, नॉन बॉन्डिंग हो गया, उसके बाद हमारा पाई स्टार हो गया, उसके बाद हमारा सिग्मा स्टार। तो इस तरीके के हम लेवल्स को वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो यही चीज़ हमारे वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस के है बताती है। तो अब हमें केवल इतना ध्यान रखना है, देखो ये सारी चीज़ें हम यूवी स्पेक्ट्रो में भी पढ़ते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। अब वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस अगर हमने ये पढ़ लिया है, बीएससी में भी पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ से हम इसका कंटेंट ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि देखो कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार हो रहा है, पाई से पाई स्टार हो रहा है, एन से पाई स्टार हो रहा है, या एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। तो बस ये 4 तरीके के ही ट्रांजिशंस होते हैं, उनको पढ़ लो। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी है हमारे लिए। ठीक है, तो मैंने इसीलिए कहा कि हम एटॉमिक एंड फोटो इलेक्ट्रॉन को तो पूरा पढ़ लो, मॉलिक्यूलर को जो है वो हाफ के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि मैम क्या आप भी इतना ही पढ़ाओगे, नहीं, मैं पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी इस यूनिट का, ऐसा नहीं है। जितना भी है बस पढ़ने के हिसाब से कई बार हमें नहीं पता लगता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए बता रहा है। ठीक है, पढ़ने के लिए तुम्हें सब कुछ ही पढ़ना है, क्योंकि अच्छा भी रहेगा अगर पढ़ोगे तो फ्यूचर में काम आएगा। नेट है, फर्दर और कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये मैटर काम तो आएंगे। तो इस तरीके से तुम पढ़ो पूरा, लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें कितना कंटेंट तैयार करके जाना है उसके लिए ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पैटर्न ऑफ स्ट्रैटेजी जो कि हमें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ना है। अब आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले एक पार्ट कवर करना है। तो आज की क्लास में एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके चलेंगे। नाम से ही पता लग रहा है, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या था हमारा, स्पेक्ट्रम, जो कि हमें मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम दे, उस स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सके, उसकी डिटेल्ड स्टडी को पता लगा सकते हैं। इस तरीके की हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा जिसे हम कहते थे या एनालिसिस कहते थे, EMR रेडिएशंस के थ्रू जो कहते थे, ये बेसिक क्लास थी हमारी यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स की, जिसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म को डिस्कस किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा एटम क्या वर्ड है। ठीक है, एटॉमिक जो अराइज हुआ है वो डेफिनेटली कहाँ से अराइज हुआ है, हमारे एटम से। अब मैम एटम क्या होता है, हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और एलिमेंट्स अगर हमारे नेचुरल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हमारा एटॉमिक है ना। मतलब हमें एटम्स की पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स उनकी स्टडी करनी है, या मान लो उनकी नहीं तो हम कुछ एटम्स की, तो उनको क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब एटम की स्टडी कैसे करें हम, ठीक है, मेन चीज़ ये है कि हम एटम की स्टडी कैसे करें। तो देखो एटम की बात करोगे तो एटम किस किस से बना है, हमारा इलेक्ट्रॉन से,
प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तीन चीज़ों से मिलके जो है वो हमारा ये एटम जो है वो बना है। ठीक है, बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे न्यूक्लियस को बनाने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, मतलब मैंने हमेशा ये बोला है कि हमारा एक एटम है, उसके चारों तरफ एक तो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट होती हैं या ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। उन ऑर्बिट्स के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट रहेंगे जितने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उस अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो ये तो न्यूक्लियस का पार्ट बना रहे हैं, तो इनकी स्टडी मैटर नहीं करेगी इतनी। मैटर किसकी स्टडी करेगी? हमारे पास हमारे इलेक्ट्रॉन की स्टडी मैटर करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे ऑर्बिट्स के अंदर है। अब जो चीज़ ऑर्बिट्स में, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच का मिडल का पार्ट बना रहे हैं, डेफिनेटली उसके अंदर होंगे ही। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करोगे तो दोनों इक्वल स्पीशीज रहते हैं विद डिफरेंट चार्जेस, है ना। तो हम अगर ये बात करें, बेसिकली हम यही चीज़ कहते हैं कि मैम इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो इसी की स्टडी के लिए अगर हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखना है तो स्टडी किसकी करनी है? हमें इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की स्टडी कैसे करेंगे? तो देखो, इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, 11th-12th क्लास के अंदर भी पढ़कर आए हैं। तो देखो क्या है, द इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है? उस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है। तो द इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स। हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हमारे क्वांटम नंबर्स के बिहाफ पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? n हो गया, l हो गया, m हो गया और हमारा s हो गया। ठीक है, n, l, m और s, ये हमारे 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं जो हमें पूरे एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी को प्रोवाइड करवाते हैं। देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे n, l, m, s जो है वो हमें स्टडी को प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर रही है। तो देखो, n को हम क्या बोलते हैं? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, l जो होता है वो होता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, m होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वांटम नंबर प्रेजेंट रहते हैं। हर क्वांटम नंबर जो है एक इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। कुछ क्या प्रोवाइड करवाएगा? कुछ उसकी शेप बता देगा, कोई उसकी साइज को बताएगा, कुछ उसकी स्पिन्स को बताते हैं, कुछ उसके मैग्नेटिक फील्ड को, क्राइटेरिया को बताएगा, कुछ उसके मोमेंटम को शो करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो है वो क्वांटम नंबर प्रेजेंट होते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो हम एक टेबुलर फॉर्म के अंदर इन पूरे चारों को हम लिखेंगे। देखो क्या है ना कि ये चीज़ें हम पढ़कर आते हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ी भी है, लेकिन एग्जामिनेशन मतलब एक टीचर के बिहाफ पे स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को समझाना थोड़ा ज़रूरी होता है ना। तो अब देखो, हम एक टेबल फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर लिखेंगे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? n से डिनोट करेंगे हम इसको। ठीक है, n क्या हो सकता है? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जिसको हम k l m n से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, n हम इतना बताते हैं कि हमारा n है
है ना। तो n को हम आगे के नंबर से हम बता सकते हैं कि हमारा ये नंबर है आगे की तरफ, ठीक है। कन्फ्यूजन के लिए ये चीज़ मैं हटाई देती हूँ, है ना। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि मैम हमें तो ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 होता है। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे लिखते हैं, जैसे कि हमने 1s लिखा, तो ये 1 क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। क्या काम करता है, तो ये जो है ये काम करता है हमारा साइज को और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल को बताता है। काम क्या है इसका, इट रिप्रेजेंट साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। साइज बताएगा और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वांटम नंबर पे, जो कि है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एल, ठीक है। अब स्मॉल एल को अगर तुम डिनोट करोगे तो इस एल की जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, इसको इधर ही लिख देते हैं एल, ठीक है। और ये जो एल होता है ये होता है हमारा n-1। अगर एल निकालना है तो कैसे निकालोगे, n-1 करके। अब अगर हम l-1 करें तो l इजिकल्स टू देखो 0 आता है, l इजिकल्स टू 1 आता है, l इजिकल्स टू 2 आता है, l इजिकल्स टू 3 आता है। 0 वाले को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 वाले को p से, d से और f से। ये हो गए हैं हमारे 4 तरीके के s p d f ऑर्बिट्स, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या डिनोट करता है, ये हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप्स को ये बताता है ना। दूसरी बात जो एक ये चीज बताता है, ये बताता है हमें ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानकारी देता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं हमारे l+1h/2 पाई से, ठीक है। थर्ड की अगर बात करें तो देखो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड जो आता है वो आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। अब स्मॉल m जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है हमारा +L2 -L, जो ऑर्डर मिलता है वो हमें मिलता है +L2 इससे। और अगर टोटल चाहिए तो टोटल कितने हो जाएंगे 2l+1। इससे हमें टोटल डीजनरेट लेवल्स पता लगेंगे। तो ये क्या बताता है हमें, टोटल डीजनरेट लेवल्स की स्टडी देता है हमें, जितने भी हमारे डीजनरेट है। क्योंकि हम जब बात करते हैं, ठीक है, कि हम एक ऑर्बिटल को शो करना है, हम एक ऑर्बिटल को शो करने के लिए इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि सारे के सारे लेवल्स क्या है हमारे एक ही एनर्जी गैप लेवल के ऊपर होंगे। तो एक एनर्जी लेवल के ऊपर अगर बहुत सारे इस तरीके से हमारे लेवल्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा डीजनरेसी बोलते हैं या डीजनरेट लेवल्स की स्टडी कहते हैं। तो ये जो चीज़ आती है ये डीजनरेसी को दिखाती है। तो हम यही बोलते हैं ना, हमारा एस पी डी ऐसे ही तो बनाते रहते, इसका मतलब ये डीजनरेट लेवल्स है। अब जरूरी नहीं है कि एस और पी डी जनरेट होंगे, ठीक है, डिपेंड करता है अलग अलग एटम्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं हमारा स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एस, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, स्मॉल एस से। एंड एस जो होता है वो हमारा +- होता है। अच्छा, इसका फंक्शन तो रह गया है ना। ये जो है ये हमारा बताता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, उसकी स्टडी जो है वो ये बताता है। तो ये है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बताते हैं हमें, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ ये एक और चीज हमें प्रोवाइड करवाता है, वो प्रोवाइड करवाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एस से मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा S+1 h/2। इससे हम इसको डिनोट करते हैं हमारे स्पिन को। ठीक है, तो ये 4 तरीके के हमारे क्वांटम नंबर है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इससे हम इलेक्ट्रॉन की सारी डिटेलिंग, देखो साइज पता चल गई, एनर्जी पता चल गई, शेप पता चल गई, मोमेंटम का पता लग गया, फील्ड की एनर्जी लेवल्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है वो पता लग गया, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की स्पिन का पता लग गया। स्पिन का मतलब है, देखो स्पिन का मतलब क्या होता है हमारा, कि अगर मैं बात करूं, एक्चुअली जब तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं होता है, ये जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे वेरियस डायरेक्शन में क्या रहते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में अप्लाई करी, सपोज मैंने इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास 2 कंडीशन आती है, या तो इसके सेम डायरेक्शन में हो या इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अगर सेम में जाता है तो हम +½ से डिनोट करते हैं, नेगेटिव में जाता है तो हम -½ से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को बता सकते हैं कि ये जो हमारी स्पिन को कैसे बता रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो हमने कहा कि चारों के चारों जो है हमारे क्वांटम नंबर्स वो एक के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंप्लीटली लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर लगेगा, दूसरा दूसरे के ऊपर लगेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो उस इलेक्ट्रॉन के पास ये चारों क्वांटम नंबर प्रेजेंट होंगे, तभी हम उसकी डिटेलिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना 1s2 2s2, तो आप देखो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे l को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब s के अंदर अब जब तुम ऑर्बिटल बनाते हो तो हम इसको 0 रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका m 0 है। ठीक है, हमने क्या कहा +L2 -L, अब हमारा l ही क्या है 0 है, तो 0 ही तो रहेगा। स्पिन की बात करोगे, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है तो +½ हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में ही तो डालते हो तुम, तो उसके लिए हमारा -½ हो जाएगा। तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन की स्टडी ने हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, इसी से हम हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिटेलिंग देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक, जो वैसे तो हमने पढ़ रखा है बट फिर भी हमने एक बार पढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हमारा एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिटर। ठीक है, अब एनर्जी लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखो एनर्जी क्या होती है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी के थ्रू हम इसकी एनर्जी को दे सकते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π² mZ²e⁴ और नीचे n² h² और ये जूल। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट होता है विथ नेगेटिव में, है ना। अब अगर हम बात करें कि हमारी एनर्जी जूल में, और हम हमेशा पढ़ते हैं कि सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर एनर्जी ज़्यादा हम स्टडी करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो वेव नंबर की फॉर्म्स के अंदर हम बात कर रहे थे, तो वेव नंबर की फॉर्म में पढ़ने के लिए सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है ये हमें अच्छे से आता है। लो भाई En लिख लो यहाँ पे, En क्या हो जाएगा हमारा, En डिवाइडेड बाय Hc। ठीक है, Hc से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वही सेम रहेगा, -2π² mZ²e⁴ n² h³ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा C आ जाएगा, एंड इट इज सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई हमारी एनर्जी की टर्म। ठीक है, अब अगर मैं देखो बात करूँ,
ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, 2 न्यूमेरिकल है, पाई हम जानते हैं 3.14 होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, Z हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा, E जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, एंड n स्क्वायर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, c हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस तरीके से हम सब कुछ चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ तो चलो लिख देते हैं, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z एटॉमिक नंबर, E जो है वो एज अ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का, C जो है स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक कांस्टेंट, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसी के अंदर हम आगे चल के हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें क्या करना है, हमें केवल हाइड्रोजन एटम की स्टडी करनी है। फॉर हाइड्रोजन एटम Z क्या हो जाता है हमारा 1, तो अगर Z 1 है तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, माइनस का 2π² m e की पावर 4 n स्क्वायर h क्यूब का c सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर हम ये चीज़ देखें तो ये सारी चीज़ हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है ना, तो इसी कांस्टेंट को हम r से डिनोट करते हैं, और r क्या होता है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट। उसके बाद अगर हम इसको चले तो हम फिर इसका मतलब इस एनर्जी की टर्म को कैसे लिख सकते हैं, En इज इक्वल्स टू माइनस का r/n स्क्वायर। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर, ठीक है, n मतलब डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम के ऊपर हमारी एनर्जी जो होगी वो डिफर करेगी। इस तरीके से हम हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो गिवन करी जाती है हमारे पास इस फॉर्मूले के ऊपर, और ये जो फॉर्मूला अराइज किया है, ये अराइज किया है हमने हमारे बोर थ्योरी के ऊपर। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। लेट वी अज्यूम electronic transition takes place from n1 to n2 जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। सो द एनर्जी चेंज, तो भाई एनर्जी चेंज कैसे देते हैं, हमें हमेशा पढ़ा है कि जिस लेवल से जहाँ जा रहा है तो हम उसको हायर माइनस लोअर लेवल कर सकते हैं। मतलब n से 1 2 जा रहा है तो 2 - 1 करना है हमें। तो डेल En जो निकालोगे वो क्या निकालोगे, En2 - En1, और जब इस फॉर्मूले से हम ये निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का r n2 माइनस का स्क्वायर था, एक मिनट शायद पीछे भी स्क्वायरिंग रह गई है, हाँ स्क्वायर लगा, ठीक है ना, स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये हमारा माइनस आ रहा है और यहाँ पे अंदर भी माइनस है, तो हम क्या इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना। कॉमन के अंदर हम क्या ले रहे हैं, केवल r कॉमन ले रहे हैं। अगर r कॉमन लेगोगे तो क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर माइनस का n2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम हमारे फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनल आता है ये आता है हमारा एनर्जी चेंज को बताता है। तो n1 की वैल्यू रखो, n2 की वैल्यू रखो, हमें सब कुछ पता लग जाएगा। आगे की क्लासेस में हम इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हमारे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखते हैं, और इसी स्पेक्ट्रा से हमें वेरियस लाइंस जो है वो पता लगती है कि हमारे हाइड्रोजन के अंदर कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस अराइज होती है, और उनका जो नेमिंग और वो सब है वो हमें इसी फॉर्मूले से गेन होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टॉपिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, ठीक है, वो है हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम।
ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्यों बोला हमने, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कहानी सुननी है। कहानी ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड वी नो दैट कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ ना घूमता रहता है। उसको न्यूक्लियस से बहुत प्रेम है ना, प्यार करता है वो न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करता है। तो न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पे अपना रोटेशन शो करता है, और जब इलेक्ट्रॉन अपना रोटेशन करता है तो दो तरीके के मोशन जनरेट होते हैं। दो तरीके के मोशन कौन कौन से जनरेट होते हैं, तो देखो, एक तो हमारा होता है ऑर्बिटल मोशन और एक होता है हमारा एक्सियल मोशन। एक्सियल मोशन को हम हमारा स्पिन मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा ऑर्बिटल, एक होता है हमारा एक्सियल मोशन। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन का मतलब क्या है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस है सपोज, इसके चारों तरफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस मोशन को क्या बोलोगे, ऑर्बिटल मोशन बोलोगे। अब अगर हमें ये पता है कि कोई भी रोटेटरी मोशन शो होता है तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अब जब एंगुलर मोमेंटम आया तो उस एंगुलर मोमेंटम को जनरेट करने के लिए कौन सा मोशन था, ऑर्बिटल। तो वो जो मोमेंटम जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन भी तो कुछ ना कुछ आएगी, हमने ऊपर ही नाम दिया ना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी जनरेट होती है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए जो मोमेंटम जनरेट होता है वो मोमेंटम जनरेट होता है हमारे परपेंडिकुलरली टू द ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा ये ऑर्बिटल इस तरीके से है तो इसके परपेंडिकुलर, अगर सपोज ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर ऑर्बिट जो है वो मोशन कर रहा है तो जो मोमेंटम होगा वो हमारा जेड एक्सिस में होगा। 3 एक्सिस होती है ना हमारी, तो मैंने ये बोला कि सपोज मेरा यहाँ पे मोशन हो रहा है, ऑर्बिट मेरा इस एक्स और वाई प्लेन के ऊपर मोशन कर रहा है, तो ये वैल्यू मैंने जेड मान ली सपोज। ठीक है, कोई सी भी एक्सिस के ऊपर कर सकता है, कोई वो नहीं है। तो अगर मैं ये 2 एक्सिस लेके चल रही हूँ तो जो मोशन क्रिएट होगा वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑर्बिटल की कहानी। इसको हम सबसे पहले लिख भी देते हैं साथ की साथ, है ना। हम बात करेंगे हमारे ऑर्बिटल मोशन की, तो क्या बोलेंगे, when an electron moving in an orbit, it generates orbital angular momentum, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी विच इज perpendicular to the orbit containing the इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसके ऑर्बिटल हमने बोला कि मूविंग करेगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट करता है एल से, और अभी इस एल का एक फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था जब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे हमारे उसके अंदर। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, देखो इसको जो है वो हम डिनोट करते हैं हमारे L+1 रूट में H/2π। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L+1 रूट H कट। H कट इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा H/2π। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको H कट से डिनोट करा है। साथ ही साथ देखो ये सारी चीजें एज अ कांस्टेंट के फॉर्म में आती है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि L+1 रूट में, और हम इसको यूनिट से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें केवल और केवल ये चीज़ निकालनी होती है
है ना, इसी के थ्रू हम केवल ये फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं। h/2 होता है, पूरा कैलकुलेटिव ज़रूरी नहीं है, केवल हम इससे हमारा एंगुलर मोमेंटम जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे एंगुलर मोमेंटम की बात। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सियल या स्पिन की मोशन की। ठीक है, एक्सियल या स्पिन रोटेशन क्या कहता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करता है, तो देखो क्या होता है कि मैंने ये बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में जो है वो क्या कर रहा है, हमारा मोशन कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें मोशन में जा रहा है तो ये खुद भी क्या करता है, स्पिन 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 ऐसे ऐसे करते करते खुद भी जाता है। और जब ये स्पिनिंग करता है तो इस स्पिनिंग के कारण भी एक मोशन क्रिएट होता है, एक मोमेंटम जनरेट होता है। वो कौन सा होता है, हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब अगर देखो ये स्पिन 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 कर रहा है तो इसके रिगार्डिंग जो मोशन मोमेंटम जनरेट होता है वो हमारा इसके एक्सिस के अलोंग ही होता है। तो अगर एक्सिस हमारी एक्स वाई है तो उस एक्स वाई के एक्सिस के अलोंग ही जो है वो हमारा क्या होगा, स्पिन जनरेट होएगा। ठीक है, एक हमने बोला था परपेंडिकुलर, एक बोला था हमने एक्सिस में। ठीक है, इसी की वजह से देखो अगर हम एक चलो इसको बाद में लेंगे, पहले हम लिख ही देते हैं ना। When an electron is spinning, then it generates spin angular momentum. It is a vector quantity which generates in the plane of the axis of the इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग। जिस एक्सिस के ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उसी एक्सिस के ऊपर हमारा जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो जनरेट हो जाता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। ठीक है, फॉर्मूला अभी देखकर आए, कोई ऐसी चीज़ हमारे पास थी नहीं, है ना। क्या था इसका फॉर्मूला, वही है S+1 डिनोटेड बाय h/2π। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, S+1 h कट भी लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते थे हम इसको, S+1 रूट के अंदर यूनिट। तो ये सारी की सारी हम चीज़ें देख ली हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मैम दो मोमेंटम जनरेट हो रहे हैं, सही बात है भाई, दो मोमेंटम हमारे जनरेट हो रहे हैं, तो इन दोनों मोमेंटम का इफेक्ट हम कैसे देखें। क्योंकि देखो हमने क्या बात बोली है कि हमारा जो एक मोमेंटम है वो हमारा जनरेट हो रहा है हमारे परपेंडिकुलर। अगर सपोज मैंने ये वाली एक्सिस मानी तो इसके परपेंडिकुलर जनरेट हो रहा है। जनरेट कौन सा हो रहा था, हमारा L जनरेट हो रहा था, और हमारा यहाँ कौन सा जनरेट हो रहा है, हमारा S। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये दोनों जो हैं वो इस तरीके से परपेंडिकुलरली बना रहे हैं, हमारे किसी एंगल के ऊपर जनरेट हो रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके हमको एक रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं ताकि हम उसका टोटल वैल्यू निकाल सके। क्योंकि दोनों मोमेंटम के लिए हमें टोटल ही जाना पड़ेगा, है ना। दोनों को ऐड करोगे वेक्टर क्वांटिटी एडिशन होगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन है वो हमें क्या देता है, हमारा J देता है। और ये J जो है वो क्या है, हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जनरली एक और बात है कि ये L और S अभी मैंने स्मॉल बनाए हैं, लेकिन ये L और S कैसे होंगे, हमारे कैपिटल होते हैं। ठीक है, ये L और S कैपिटल क्या है, ये जो L मिलता है हमें, ये मिलता है हमारे LL कपलिंग के थ्रू। ठीक है, और जो S है, S मिलता है हमें हमारे SS कपलिंग के थ्रू।
कपलिंग का मतलब है कि हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आके स्पिन करते करते क्या कर रहे, कपल कर रहे, और उस कपलिंग के कारण हम एक पूरा का पूरा ले रहे। देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं किसी भी एक ऑर्बिटल की बात करूं, मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है सपोज, है ना, मैंने ये बोला, अब क्या मैं एक एक इलेक्ट्रॉन का एस उठाती रहूं, नहीं ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों को कपल कर दो। तो मैंने इन दोनों को क्या करा है, यहाँ पे कपलिंग कर दी। अब जैसे ही कपलिंग करिए तो देखो एक प्लस हाफ में रहता है हमारा, एक हमारा माइनस हाफ के अंदर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको कपल किया तो ये नलीफाई होके हमें एस 0 दे देगा, इस तरीके से ये भी नलीफाई होके 0 हो गया, और ये वाला जो है वो हमें प्लस हाफ की फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एस कपलिंग कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं कि मैंने ये जल्दी समझा दिया है, इसके लिए एक पूरा लेक्चर आएगा टर्म सिंबल नाम से, हम उसके अंदर पूरी हमारी कपलिंग पढ़ेंगे किस तरीके से क्या है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एल कपल करता है, क्योंकि हमारे एल में भी क्या है, मैं बात करूँ चलो पी की, तो -1 0 +1 है। अब मेरे तो इलेक्ट्रॉन अगर तीनों एल के अंदर प्रेजेंट है, हमारे तीनों उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये तीनों के तीनों मिक्स करके कंबाइन करके ही तो लोगे। भाई कोई भी चीज़ होती है, हम यही तो बोलते हैं, हम उसका क्या बोलते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं, है ना, हम उसका क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकालते हैं। अब जैसे पासिंग में हम हमारे रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आता है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है, लेकिन अगर हम उनका पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया निकालते हैं कि एक क्लास के अंदर 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स में से मैं ये बोलूँ कि मेरे 50 स्टूडेंट्स तो पास है विथ एवरेज ऑफ 70%, और जो मेरे बच्चे पे 30% है वो एवरेज मैंने माना हमारे 50% के है। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो पास तो सारे हैं ना, भले ही उनकी परसेंटेजेस डिफर कर रही है लेकिन पास सारे। उस पास के लिए क्या निकालते हो, एक एवरेज निकाल लेते हो कि हमारा ये एवरेज है, ठीक है। वैसे तो एवरेज से रिलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उसका क्या करते हैं, एक उसमें से एक वैल्यू ऐसी निकाल लेते हैं कि हाँ इतने बच्चे हैं, कि 80 क्लास में से मतलब 80 की अगर स्ट्रेंथ है तो मतलब 100% हो गया, 100% में से हमारे 70% बच्चे जो है वो हमारे पासिंग परसेंटेज के पास है। तो हम इस तरीके से कहते हैं ना। अब उसमें बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, कोई 60 डिवीजन भी हो सकता है, कोई फर्स्ट डिवीजन है, कोई सेकंड डिवीजन भी हो सकता है, कोई बहुत अच्छी परसेंटेज से भी हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे ये आते हैं, इसीलिए हमने बोला है कि एक को निकालने के लिए, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज है हमारे पास, तो उसे एक एक को कपल कर दो और उस कपलिंग से एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से हम आगे चल सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे जब जे निकालोगे तो फिर डिफरेंट आएगा ना, हमारा जे में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हमें अगर सपोज मैंने बोला बेटा L1 है, L2 है, L3 है, ऐड करते जाओ, सारे ऐड करते जाओ, टोटल आ जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है ये चीज़। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कैपिटल L और इससे हमने कपलिंग करवाया। कपलिंग से एक नया हमारा जनरेट होता है L, और यहाँ पे एक हमारा नया S जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये हमारी चर्चाएं करते हैं। उसके बाद ये जो J जनरेट हुआ है ना, ये J भी जनरेट हुआ है हमारा LS कपलिंग से। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे L था मेरा, यहाँ मेरा S था, इससे क्या निकला, J निकला। तो जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया हमारा J से, तो हम इसको बोलते हैं L प्लस S। तो जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है उसको हम डिनोट करते हैं हमारे L प्लस S से, हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये होती है हमारी LS कपलिंग, जिसकी वजह से हमें ये क्वांटिटीज़ जो है वो अराइज होती है, ठीक है। कैसे होता है वो हम हमारे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमारे टर्म सिंबल जब आते हैं तब हम उसके अंदर हमारी बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसका देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम की अगर हम जैसे बात करें, एक मिनट, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये जनरेट हो चुका। अब हमारा इसी J के लिए हम टर्म सिंबल्स निकालते हैं, जिससे हम J को भी पता लगते हैं। J क्यों निकाला, ताकि हम जो हमारे इलेक्ट्रॉन को ऊपरी तौर के ऊपर देख रहे हैं, ऊपरी तौर का मतलब है कि हमें केवल ये पता है कि एक ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके पास हमारे आसपास ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारा क्वांटम नंबर तो दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस क्वांटम नंबर से हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता नहीं लग पा रही है कि अगर मैं एक सिंबल दे दूं, उस सिंबल से क्या मैं उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ, कैसा उसका स्पिन है, कैसा उसके ऊपर चार्ज है, कौन से ऑर्बिट में वो प्रेजेंट है, किस सब ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो सारी की सारी जानकारी के लिए हमारा क्या था, हमारा J था। उस J ने हमें पूरी डिटेलिंग दी, और इसी डिटेलिंग के ऊपर हम हमारे
फ्यूचर क्लासेस के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल्स ये देखते हैं। एंड ये जो ये टॉपिक है ये हम तो ऊपर देखेंगे, ठीक है। वैसे ये टॉपिक जो होता है वो हमारे इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हम बहुत अच्छे से ये डेटा स्टडी करते हैं, टर्म सिंबल्स, माइक्रोस्टेट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तब भी मैंने दूसरा जो लेक्चर आएगा हमारा टर्म सिंबल का, उसके अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको मैं आज यहीं पे कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टर्म सिंबल से शुरुआत करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। तो अगर हम देखना चाहें तो आज हमने जो पढ़ा है बेसिकली हमने हमारे एनर्जी लेवल्स की स्टडी को करा है। सबसे पहले तो ये यूनिट समझ लेना कैसे क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारी एटम की शुरू करी थी, ये क्वांटम नंबर हो गए और ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। अगर ये टेबल याद है तो आगे जा सकते हैं। देन हमने बात की थी हमारी एनर्जी की बात, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैम ये बेसिक है, वी आर स्टडीइंग इन एमएससी क्लास और आप हमें बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो, तो बेटा बेस से ही आगे चल सकते हैं, ठीक है। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, कई बार कुछ बच्चों का बेस नहीं होता है, तुम्हारा बेस क्लियर है, तुम्हें लगता है कि हमें ये आता है, 2x की स्पीड करो, एक बार अपने कानों में डालो ईयरफोन और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन अगर जिनको लगता है हमें नहीं आता तो एक बार ये क्लास लो और उसके बाद आगे की क्लास लो। तब तक ये नहीं समझ में आएगा, अब तुम सीधे टर्म सिंबल पे चले गए, वहाँ तुम्हें यही नहीं पता कि जे क्या होता है। तो जब जे नहीं पता हमें तो उससे पहले ये तो नहीं पढ़ सकते ना आगे की स्टडी, इसलिए पहले जे को स्टडी करो, देन आगे की स्टडी कंप्लीट करो, ठीक है। अगर आता है वेल गुड, अच्छी बात है, नहीं आता तो पढ़ाई करो और इस लेक्चर को देखो पूरा, ठीक है। थैंक यू।